हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम विजन IAS की PT 365 जो कि 2021 के लिए उससे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 4 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए PT गवर्नमेंट स्कीम की है, ये भी सुन लीजिए। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में जो इनके अंदर नई नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उनके बारे में समझेंगे। तो पहली स्कीम देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोटिंग टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। अभी हमने ऊपर जैसे कि वाइट गुड्स के बारे में देखा था, PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वाइट गुड्स के लिए, AC वगैरह के लिए। वैसे ही अब हम जो ये PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे समझेंगे। तो आइए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य तो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे अगर टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला उद्देश्य, पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, और साथ में इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना कुछ जो टारगेट सेगमेंट्स हैं टेलीकॉम के, ठीक है, टेलीकॉम के और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के, वहाँ पे, ताकि क्या हो, ताकि मेक इन इंडिया और बढ़ सके, इनकरेज हो सके। और दूसरा उद्देश्य ये है कि एक्सपोर्ट जो है ना टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का, है ना, जो मेड इन इंडिया है, उसे और बढ़ाना है। तो ये तो दो हो गए उद्देश्य। तो अब बात आती है फीचर्स की। तो इसमें पहला फीचर ये है कि स्कीम ओपन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब MSMEs के लिए भी, और साथ में नॉन MSMEs के लिए भी। इसके नॉन MSMEs के अंदर आपका डोमेस्टिक कंपनीज भी आ रही हैं और ग्लोबल कंपनीज भी आ रही हैं, तो दोनों के लिए स्कीम ओपन है। और अब आप कहोगे एलिजिबल कौन होगा मैम, तो एलिजिबिलिटी जो है ना, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है ना, पूरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यूज मतलब GMR का के तौर पे एज अंडर। पहला देखो, जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके लिए जो ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू मतलब GMR है, इसे 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए बेस ईयर में। दूसरी बात, अभी सब मैं बताऊंगी ना आगे चलते चलते, अभी समझ से चलेगा। दूसरा, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कि जो GMR है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है, ये 250 करोड़ से ज़्यादा हो बेस ईयर में। और MSMEs के लिए ये GMR जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए बेस ईयर में। अब यहाँ पे वही जो हम पहले बात करते थे, है ना, ये हमने इंक्रीमेंटल सेल क्या होती है, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सब हमने पार्ट 3 के अंदर समझा दिया। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है स्कीम के अंदर, ये सब्जेक्ट है कि वही थ्रेशोल्ड मतलब लेवल जो बढ़ी हुई मतलब इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और नेट इंक्रीमेंटल सेल के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बेस लाइन की बात करें तो बेस लाइन रहेगी 31 मार्च 2021, और बेस लाइन सेल्स के लिए क्या रहेगी, मतलब दो है ना इन्वेस्टमेंट, एक आपका क्यों इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट और एक है आपका नेट इंक्रीमेंटल सेल्स। तो जो बेस लाइन रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए वो रहेगी 31 मार्च 2021 मतलब 31 मार्च 2021, और जो बेस लाइन सेल्स के लिए रहेगी वो रहेगा फाइनेंशियल ईयर अपना 2019-20। ठीक है, तो हमने बेस लाइन की भी बात कर ली। अच्छा, एप्लीकेबल कुछ इंसेंटिव्स की बात कर लें तो क्या इंसेंटिव मिलेंगे, 7% से लेके 4% तक आपका रहेगा MSMEs के लिए, और 6% to 4% रहेगा ओवर दूसरे चीज़ों के लिए ना, MSMEs के अलावा जो बचे फॉर अदर्स नॉन MSMEs वगैरह, ये अगले 5 सालों तक रहेगा अबव बेस ईयर। अब देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो अपना प्यारा सिड भी है, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के तौर पे अपॉइंट करा गया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
अब आप कहोगे मैम इस स्कीम का टेन्योर क्या होने वाला है, कब तक चलना है ये? तो देखिए स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट को जो है परमिट करा जाएगा कि ये किया जाए 4 सालों में, है ना? और ये भी सब्जेक्टेड है टू क्वालिफाइंग इंक्रीमेंटल एनुअल थ्रेशोल्ड की, मतलब जो आपका हर साल का एक लेवल होता है उसे आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है? ये इस पे जो है सब्जेक्टेड है। और सपोर्ट जो स्कीम के अंदर दिया जाएगा ये भी दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब उसके बाद आपने ये EGOS के बारे में लास्ट पार्ट में सुना था, इसको कहते हैं इम्पार्ट ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जिन्हें चेयर करा जाएगा बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ये जो आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसे मॉनिटर करेंगे। अब यहाँ पे एक बात नोट करिए, वो ये कि जो ग्लोबली टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हैं वो करीब 100 बिलियन US डॉलर की मार्केट अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और समझोगे इतने बड़े लेवल का इतना अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो पहली चीज़ तो इसलिए इसमें मदद देने की ज़रूरत आ जाती है। और इस स्कीम के माध्यम से इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग का टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करीब 2 लाख करोड़ का ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 सालों में पा सकते हैं हम लोग। ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन समझ के बढ़ा हुआ। अब ये भी माना जा रहा है कि स्कीम जो है वो करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी और एम्प्लॉयमेंट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं जो है भारत नेट प्रोजेक्ट। तो नेट आप समझ लीजिए, इंटरनेट से बात हो रही है यहाँ पे। फिलहाल न्यूज़ में क्यों है समझते हैं। देखिए पार्लियामेंट ने फरवरी 2021 में ये इन्फॉर्म किया कि जो प्रोजेक्ट है अभी भी पीछे है। क्यों? क्योंकि अभी भी 98,569 पंचायत ने अभी भी पूरी तरह से रेडी नहीं है, अभी भी ये सर्विस रेडी बाकी हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें बताइए, कुछ ऑब्जेक्टिव बताइए। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये ब्रॉडबैंड देना चाहते हैं, इसके प्रोजेक्ट के माध्यम से ब्रॉडबैंड एक्सेस देना चाहते हैं सारे ही गांवों में 2022 तक। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि करीब 30 लाख जो रूट किलोमीटर है इसमें ये ऑप्टिकल फाइबर केबल को डालेंगे। उसके साथ साथ इनका ये भी उद्देश्य है कि अभी यहाँ पे 0.42 जो टावर की डेंसिटी है वो 0.42 चल रही है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, इसे बढ़ा के 1.0 करना है। कब तक? 2024 तक। तीसरा उद्देश्य ये है कि डिजिटल फाइबर मैप का क्रिएशन करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और टावर्स वगैरह आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि इससे भाई सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ेगी, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो इंटरनेट हो, दोनों की हमारी सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाने का उद्देश्य है। उसके बाद है कि ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स जो है उसे डेवलप किया जाएगा। और आखिरी में उद्देश्य ये है कि एड्रेस पॉलिसी एंड रेगुलेशन चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन सर्विसेज को और एक्सपैंड करें और क्रिएट करें, मतलब नई बनाएं और जो हैं उन्हें और ज़्यादा फैलाएं। अब बात आती है कुछ फीचर्स की। तो पहला फीचर तो यही है कि इनका एम है कि भाई हम 100 Mbps की बैंड विथ प्रोवाइड करेंगे, है ना, हर एक 2.5 लाख GPs में। उसके बाद यहाँ पे इससे क्या होगा, जब इंटरनेट जाता है तो क्या होता है, ई गवर्नेंस की डिलीवरी इजी हो जाती है ना, हो जाती है ना। आजकल तो बिना इंटरनेट के कुछ सोच भी नहीं सकता इंसान, तो आगे कैसे देश बढ़ेगा। इसलिए ई गवर्नेंस पहुँचेगी, ई हेल्थ पहुँचेगी अच्छे से, ई एडुकेशन भी पहुँचेगी क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो सब कुछ ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं। ई बैंकिंग आज बैठे बैठे 1 क्लिक में आप करते हो वो लोग भी कर सकेंगे। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस बढ़िया होगा। फिर G2C मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, ऐसी होता है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस।
ठीक है। ऐसे ही होता है B2C, मतलब बिजनेस टू सिटीजन्स एक्सेट्रा वगैरह, ये सब चीज़ें अच्छे से हो सकेंगी। फिर वेदर हो, एग्रीकल्चर हो या दूसरे सर्विसेज हो, सबका जो है डिलीवरी हो पाएगी रूरल इंडिया में, गांव में। तीसरा फीचर ये है कि भारत नेट प्रोजेक्ट, ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है ये एक नया ब्रांड नेम है। किसका ब्रांड नेम नया है? NOFN का। NOFN का फुल फॉर्म है नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। इसको 3 फेजेस में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा जाएगा, है ना। भारत नेट प्रोजेक्ट को एक फेज तो समझिए, ये तो अभी हो ही गया है, फर्स्ट फेज, जिसमें ये था कि हम करीब 1 लाख जो आपकी ग्राम पंचायत हैं इन्हें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे। कैसे देंगे? अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क को डाल के, है ना, ये केबल लाइन डाली जाएंगी। इसकी डेडलाइन रखी गई थी 31 दिसंबर 2017 और इसको अचीव कर लिया है, 17 की बात है। फिर सेकेंड फेज की बात करें तो सेकेंड फेज में ये उद्देश्य था कि भाई हम कनेक्टिविटी करीब सारे ही यहाँ पे करीब 25 जो सॉरी 2.5 लाख, 25 कह रही हूँ, 2.5 लाख 2,50,000, ठीक है, करीब 2.5 लाख पंचायत को कनेक्टिविटी देंगे। क्या यूज करके ऑप्टिमल मिक्स ऑफ अंडरग्राउंड फाइबर, कुछ मिक्स रहेगा, किसमें क्या रहेगा, इसमें अंडरग्राउंड फाइबर और फाइबर ओवर पावर लाइंस, रेडियो एंड सैटेलाइट मीडिया, ठीक है। तो सारा कुछ ये ऑप्टिमल मिक्स रहेगा और जिसे कंप्लीट करने का जो डेडलाइन था वो था मार्च 2019। उसके बाद थर्ड फेज में इन्होंने कहा था कि ये इम्प्लीमेंट होगा फ्रॉम 2019 टू 2023, ठीक है। ये थर्ड फेज जो है इसमें क्या है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क, जिसमें आपका फाइबर हो, है ना, ये सब कुछ रहेगा डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स के बीच में, विद रिंग टोपोलॉजी वुड बी क्रिएटेड। अब यहाँ समझिए इस बात को कि इसे इम्प्लीमेंट करा जा रहा है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, जिसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। और ये किसके अंदर आ रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। फंड कौन कर रहा है? फंड कर रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF। तो हमने इसके बारे में पूरी तरीके से बात करी और ये मिनिस्ट्री की तो सारी चीजें यहाँ कंप्लीट हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और कुछ जो स्कीम्स न्यूज़ में रही उनके बारे में समझते हैं। जैसे कि पहली जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रही है। आइए देखते हैं कौन सी स्कीम है। स्कीम का नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये एक्ट है, स्कीम नहीं है, एक्ट समझिए इसको, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। अभी न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। देखिए वजह ये थी कि नीति आयोग ने रिसेंटली अपनी डिस्कशन पेपर में कुछ रिफॉर्म्स की बात करी इस एक्ट के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, और इसीलिए आ गया ये न्यूज़ में। तो आइए अब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसके अंदर और कुछ फीचर्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो एक लीगल राइट देना उन लोगों को जो कि कुछ एलिजिबल हाउस होल्ड से तो बिलोंग करते हैं, ताकि भाई उनको सस्ते दामों में, मतलब सब्सिडाइज प्राइस में फूड ग्रेन्स मिले, है ना, कॉल्ड सेंट्रल इशू प्राइसेस या CIPS कहते हैं ना इसको, सब्सिडाइज प्राइस को। तो ऐसे सस्ते दामों में सब्सिडाइज प्राइस में फूड ग्रेन्स मिल पाए अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपका TPDS है, उसके तहत जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना। ये तो हो गया इसका उद्देश्य। तभी तो कहते हैं ना फूड सिक्योरिटी अगर ऐसा है तो आप कॉमन सेंस से ना कुछ आसपास भी सोच सकते हैं कि भाई लोगों को खाना देने की बात कहीं ना कहीं हो रही होगी, अब हमेशा नहीं होती है। अच्छा, बात आती है एलिजिबिलिटी की, कौन पाएगा इसको। तो इस एक्ट के अंदर जो एलिजिबल हाउस होल्ड है इसमें 2 कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी आती है प्रायोरिटी हाउस होल्ड की। अब आप कहोगे प्रायोरिटी हाउस होल्ड मतलब अच्छी बात है, ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाली ना। इसमें यह है कि इनको 5 किलो तक फूड ग्रेन्स मिलेगा पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। जो फैमिली में जितने लोग हैं पर पर्सन पर मंथ 5 किलो तक फूड ग्रेन्स पाएंगे। और फिर दूसरे नंबर पे आते हैं इसके अंदर फैमिलीज जिन्हें कवर्ड करा जाता है बाय अंत्योदय अन्न योजना, मतलब पूरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी सबसे गरीब जो होते हैं, इनको ये होता है कि 35 किलो तक पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एलिजिबिलिटी की बात करी। अब कुछ फीचर्स क्या है ये बात करते हैं। तो जो प्रेजेंट CIPs हैं इसमें ये सीन है कि जो आपका चावल है, मतलब राइस,
राइस को दिया जाएगा 3 रुपये पर किलो, मतलब 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। फिर बात आती है वीट की, तो वीट को दिया जाएगा 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और आपका जो कोर्स ग्रेन बचा उसे दिया जाएगा 1 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो काफ़ी सस्ता हो गया। अब अगर कवरेज की बात करें, है ना, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये करीब 67% कंट्री की पॉपुलेशन को कवर करता है, जिसमें आपका 75% गांव आ गए, मतलब रूरल एरियाज आ गए, और 50% है ना अर्बन पॉपुलेशन आती है। तो ओवरऑल कितने लोग हो गए, करीब 81.35 करोड़ लोग इसके अंदर आते हैं। अब जो स्टेट वाइज, है ना, राज्य के हिसाब से जो कवरेज है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, इसे डिटरमाइन करा गया था बाय द अर्सवाइल, जो पुरानी वाली प्लानिंग कमीशन थी ना, अभी नीति आयोग है, ठीक है, इसमें इस यूज किया गया था NSS हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे डेटा का, जो 2011-12 में हुआ था। तो उस डेटा के हिसाब से सब कवरेज लिया गया था। उसके बाद तीसरा फीचर ये है कि लाइफ साइकिल अप्रोच, मतलब देखो कौन का नारा है, प्रेग्नेंट औरतें आ गई इसके अंदर, लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स आ गई, मतलब जो बच्चा दूध पिला रही हैं पहली, और बच्चे आ गए जिनकी एज ग्रुप 6 महीने से लेके 14 साल तक की है। ये सारे के सारे एक न्यूट्रिशियस मील फ्री ऑफ कॉस्ट खाने के लिए एंटाइटल्ड हैं थ्रू अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सेंटर्स के थ्रू। ये भाई फ्री में खा सकते हैं क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, जिसे बोलते हैं ये जो किसके थ्रू खाएंगे, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के सेंटर्स के थ्रू, जिसे कहते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स, है ना। उसके साथ यहाँ पे स्कूल्स में भी मिड डे मील स्कीम के तहत इनको ये खाना मिलना चाहिए। उसके बाद हायर न्यूट्रिशन नॉर्म्स जो है वो प्रिस्क्राइब करे गए हैं मैल नरिश्ड बच्चों के लिए अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज। जो 6 साल तक के बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ नॉर्म्स भी डाले गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर ये है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो ये ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इनको कैश मैटरनिटी बेनिफिट भी दिया जाएगा, जो कि 6,000 रुपये से कम नहीं होगा, 6,000 रुपये तक होगा, ताकि यहाँ पे जो वो काम करती थी और अपने ये प्रेग्नेंट होने की वजह से या बच्चे की स्टार्टिंग फेज में देखभाल करने की वजह से उनकी जो वेज का लॉस हो रहा है वो उन्हें दिया जा सके, ठीक है। तो प्रेगनेंसी पीरियड में जो भी उनको लॉस हुआ है और वो दिए, और ताकि उनका न्यूट्रिशन भी, उनको पैसा होगा तो उनका न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है फूड सिक्योरिटी अलाउंस का। क्या है फूड सिक्योरिटी अलाउंस? देखिए ये दी जाएगी फॉर नॉन सप्लाई ऑफ द एंटाइटल क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब फूड सिक्योरिटी अलाउंस किसको दी जाएगी? मान लीजिए जो भी एंटाइटल क्वांटिटीज हैं फूड ग्रेन्स की अगर नहीं मिलती हैं तो ये अलाउंस दी जाएगी। जैसे बेरोजगारी भत्ता होता है ना, तो ऐसे समझो फूड सिक्योरिटी अलाउंस है ये, ठीक है, खाने वाली। ये प्रोविजन जो है गवर्न करी जा रही है थ्रू फूड सिक्योरिटी अलाउंस रूल 2015 के तहत। फिर बात आती है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट की। तो आइए समझते हैं क्या है कि सेंटर का क्या हिसाब है इसके अंदर। देखिए फूड ग्रेन्स जो है उसका एलोकेशन स्टेट्स या यूटीज को, है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन फूड ग्रेन्स का कि भाई ये प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में पहुंच जाए। उसके बाद सेंट्रल असिस्टेंस भी मिलेगी स्टेट्स को, यूटीज को इन फूड ग्रेन्स की डिलीवरी को लेके। जो प्रॉपर आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वहाँ से, वहाँ के गोडाउन से निकाल के और ये जो FPSS है यहाँ तक बिल्कुल पहुँचाने तक की, ठीक है, सारी जिम्मेदारी यहाँ पे सेंटर लेगा। और स्टेट या यूटीज, मतलब स्टेट या यूनियन टेरिटरी की ये चीज़ है कि प्रॉपर तरीके से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। इसमें आपका ये देखें कि कौन कौन से ऐसे घर हैं जिनको जो एलिजिबल हैं इन फूड सिक्योरिटी के लिए, और इसमें राशन कार्ड उन घरों को दिया जाए, फूड ग्रेन्स उन सबको पहुंचाया जाए, है ना, हाउस होल्ड्स को कैसे, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, मतलब FPS, है ना, जो मैंने ऊपर बात करी है ना, डोर स्टेप ऑफ FPS, यही है आपका जो राशन की दुकानें होती है ना, फेयर प्राइस शॉप वगैरह, वहाँ तक पहुँचाएं। उसके बाद लाइसेंसेस दें ऐसे फेयर प्राइस शॉप के डीलर्स को, और उनकी मॉनिटरिंग भी करें, बड़े चालाक होते हैं, है ना, बहुत उल्टा सीधा इधर उधर बेचते हैं। एक प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए कि मान लीजिए कुछ किसी को कोई किसी से रिलेटेड शिकायत है तो वहाँ पे आ सके, ताकि भाई ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो और मजबूत हो सके। तो ये कुछ बात करी हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो भी नया न्यूज़ में रहा उसके बारे में।
फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कहता है वन नेशन वन राशन कार्ड। आजकल ये बहुत सुन रहे होंगे आप, फिलहाल न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। रिसेंटली मेरा राशन ऐप, क्या है मेरा राशन, ये एक एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च करा गया है स्कीम के अंदर, ताकि जो वन नेशन वन राशन कार्ड के बेनिफिशरीज हैं उनको मदद मिल सके। इससे क्या होगा कि जो यूज़र्स हैं वो चेक कर सकेंगे कि इनको क्या क्या मिला हुआ है, देख सकेंगे इनके पास में कौन सी राशन की दुकान है, और इससे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी ये ऐप सपोर्ट करती है। ठीक है, मैं उंगली लगा दी अपना, तो इससे भी सब कुछ चलेगा मामला। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव पहला तो ये है कि नेशनल या इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जो पोर्टेबिलिटी है सारे ही राशन कार्ड होल्डर्स की अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये हो सके। देखो सबको मिल जाएगा, ये है ना, ऐप के थ्रू है, सब कुछ मिला हुआ है, और कोई भी गरीब इंसान जो है ये रह ना जाए इन सस्ते दामों में फूड ग्रेन्स पाने से इस फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत, जब ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, है ना। मान लीजिए गरीब आदमी यहाँ रह रहा था, अब यहाँ से उठ के कहीं और रहने लगा, तो ये होगा कि उसको राशन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फीचर्स की अगर हम बात करें, है ना, तो आप जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए ये सब फायदे भी हैं। और फीचर्स की बात ये, स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। कुछ उद्देश्य ये थे कि सारे बेनिफिशरीज जो है, स्पेशली माइग्रेंट गेट राशन। अब देखिए लेबर वगैरह क्या होते हैं, कभी अपने गांव में रह रहे, कहीं कभी और कहीं और चले गए, तो इसलिए भाई मोदी जी हर चीज़ वन चाहते हैं, तो इसमें वन ही लेकर आए ये, कि यहाँ से जो है जहाँ पे भी जाए बंदा उसको राशन मिलता रहे, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो या दूसरे फूड ग्रेन्स हो, देश में कहीं भी मिले, किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो शॉप होती है वहाँ से उसको मिल जाए, अपनी मर्जी से वो ले सकता है। अच्छा, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर क्या है कि राशन कार्ड होल्डर जो है ना, वो फूड ग्रेन सिर्फ और सिर्फ वही जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप है उसकी, है ना, वहीं से ही लेगा जहाँ पे वो रहता है। और इससे दिस विल चेंज वंस द ONORC सिस्टम, मतलब वन रेशन वन राशन कार्ड सिस्टम एक बार आ गया, इन पूरे देश में लागू हो गया, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बंदा पहले तो राशन कार्ड जहाँ रहता था वहीं से लेने का मोहताज था, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर है कि भाई जो करप्शन हो जाता है ना, बिचौलिया बीच में आ जाते हैं, है ना, फ्रॉड होता है राशन कार्ड के अंदर, बेनिफिट्स जो नहीं पा पाते लोग अलग अलग स्टेट्स के द्वारा दिया गया, तो ये भी कम होगा। उसके बाद जो हंगर डेथ होती है, भूख से लोग मर जाते हैं देश के अंदर, वो भी कम होगी, ताकि रैंकिंग हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बढ़ सके। उसके बाद जो बेनिफिशरीज हैं, जो आधार कार्ड बेस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे निकाले जाएंगे, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के थ्रू यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जिसे बोलते हैं IMPDS, ये पोर्टल रहेगा। पोर्टल सुन लीजिए यहाँ पे www.impds.nic.in, ये जो पोर्टल है इसमें ये टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म रहेगा इंटर स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड के लिए। इससे क्या होगा पता है, इस पोर्टल से क्या होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो फूड ग्रेन्स को खरीद सकेंगे किसी भी फेयर प्राइस शॉप से पूरे ही देश के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट फीचर ये है कि कुछ दूसरा पोर्टल, एक दूसरा पोर्टल है, पोर्टल देख लीजिए क्या है, अन्न वितरण, अन्न को बांटना, ठीक है, अन्न वितरण.nic.in, ये जो पोर्टल है यहाँ पे सारा डेटा होगा फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, है ना, कैसे, थ्रू EPOS डिवाइसेस विद इन द स्टेट। अब देखिए जो बजट आया था 2021-22 का, इसके अंदर सरकार ने अनाउंस करा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है इसे करीब 32 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे ये करीब 69 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। मतलब समझे कि दैट इज 86% टोटल बेनिफिशरीज हैं, यहाँ तक ये फायदा मिल सकेगा। और बाकी की जो 4 स्टेट्स और यूटीज बची, जिनमें कि एक असम आती है, एक छत्तीसगढ़ आती है, एक दिल्ली आती है और एक वेस्ट बंगाल है, ये जो स्टेट और यूटीज हैं इनको यहाँ पे स्कीम के अंदर भी अगले कुछ महीनों के अंदर ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और समझने की ज़रूरत है आपको, वो ये बात है कि देखिए जो सेंटर है उसने बोरोइंग लिमिट
स्टेट के लिए बढ़ा दी है, 5% कर दी है ना। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कि आप उनका GSDP होता है उसको उसका 5% बढ़ा के कर दी है 2020-21 में। पहले ये 3% हुआ करती थी। हालांकि जो ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल बोरोइंग है 3% 3.5% के बाद है ना GSDP के, ये लिंक्ड है रिफॉर्म से जो कि स्टेट्स ने लिए, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स। तो ये कुछ हमने बात करी वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। नेक्स्ट बात हम करेंगे अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना के। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर पॉपुलेशन है, मतलब गरीबों में भी सबसे गरीब पॉपुलेशन, उनको टारगेट करना और उन्हें भूख से छुटकारा दिलाना, रिलीफ दिलाना उनकी हंगर से। अब आप कहेंगे कौन बेनिफिशियरी होगा इसका मैम? तो देखिए ऐसे लेबर जो लैंडलेस, इनकी ज़मीन नहीं है, या मार्जिनल फार्मर्स, या रूरल आर्टिशंस, या क्राफ्ट्समैन, या ऐसे लोग जो अपना लाइवलीहुड जो है अर्न कर रहे हैं डेली बेसिस पे इनफॉर्मल सेक्टर में, है ना, कि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, उन सारे लोगों को यहाँ पे लिया गया है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे जो विधवा औरतें हैं, विडोज हैं, है ना, या टर्मिनली इल हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, या जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, या सिंगल वुमेन या सिंगल मैन है ना, जिसमें कोई भी फैमिली या सोसाइटल सपोर्ट उनको नहीं है, तो उन सबको दिया जाएगा। उसके बाद सारे ही जो प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड्स हैं उनको दिया जाएगा। और आखिरी में सारे ही एलिजिबल जो बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिलीज हैं, HIV पॉजिटिव पर्सन्स की, उन सबको ये दिया जाएगा। अब बात आती है कुछ इसके फीचर्स की। तो फीचर में सबसे पहला कि ये पूरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज को कवर करेगा अमंग दी BPL फैमिलीज, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन में से भी जो सबसे गरीब हैं उनको कवर करा जाएगा अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद इन द स्टेट्स। एंड इनको फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में, सब्सिडाइज रेट्स में, जैसे कि 1 रुपये पर केजी कोर्स ग्रेन्स मिलेगा, 2 रुपये पर केजी गेहूँ मतलब वीट मिलेगा, और 3 रुपये पर केजी इनको चावल दिया जाएगा, ठीक है। तो वही जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था ये उसका पार्ट है। और जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड है उनको मैंने पीछे भी बताया था कि 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन पर 1000 पर मंथ दिया जाए, सॉरी पर हाउस होल्ड पर मंथ दिया जाएगा, मतलब एक घर में 35 किलो तक अनाज जाया करेगा। स्टेट्स और यूटीएस को ये है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ये झेले, बाकी सब तो सेंटर दे रहा है, लेकिन भाई डिस्ट्रीब्यूट करने के खर्चा ये देखें। और जैसे कि मार्जिन है डीलर्स को, रिटेलर्स को देना, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो स्टेट्स और यूटीएस देंगी, ठीक है। बात कर ली हमने। आइए नेक्स्ट बात करते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, TPDs की बात। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गरीब जो घर हैं, पुअर हाउस होल्ड हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उनको एक फिक्स्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, फिक्स्ड अमाउंट, या राइस या फिर वीट देना सस्ते दामों में, मतलब सब्सिडाइज रेट में। अब बात आती है कि कौन कौन बेनिफिशियरी रहेगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो अपना NFSA है, ये प्रोवाइड करता है सारी इंडिया का कवरेज, करीब 75% जो गरीब की रूरल पॉपुलेशन है, और करीब पीछे भी मैंने आपको बताया था कि 50% जो अर्बन की पॉपुलेशन है, ठीक है, देश के अंदर, कि भाई ये जिन्हें हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है उन सबको ये कवर करता है। इसलिए जो इसका कवरेज है आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, इसे डी लिंक कर दिया गया है फ्रॉम द पॉवर्टी एस्टिमेट। तो अभी समझ लो कि ये आपका NFSA के तहत सब कुछ आ जाता है। अब बात आती है फीचर्स की। तो पहला फीचर तो ये है कि इसे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की और स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की, इसे उसके तहत ऑपरेट करा जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोक्योर करेगी चीज़ों को, एलोकेट करेगी, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यही जिम्मेदार है फूड ग्रेन्स की, अप टू
द डेजिग्नेटेड डिपोट्स ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका सारा कुछ मतलब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि यही लेगी, एलोकेट करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी फूड ग्रेन्स को। ठीक है, आपका जो भी डिपो है आपके फूड FCI के, वहां तक सारा कुछ करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अच्छा, स्टेट और यूटी की क्या जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी ये है कि जितनी भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी इनको काम दिया है उसे ऑपरेशनल करें, उनका काम करें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना मेन फूड ग्रेन्स का स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर। मेन तो भाई देखो जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके घर तक पहुंचाने की अगर बात करें, घर तक क्या मतलब उन तक पहुंच जाए चीज़ें, तो इसके लिए स्टेट्स और यूटीज़ को काम करना पड़ेगा। सेंटर कहाँ करेगी? ठीक है, और क्या ज़रूरत होती है कि राशन कार्ड वगैरह इशू हो जाए उन सारे लोगों को। सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि बहुत सारा घपला होता है, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है फेयर प्राइस शॉप्स का, है ना। तो हम लोग आसपास देखते होंगे, अगर आप में से बहुत सारे जो गांव वाले उन्होंने देखा होगा किस तरीके से घपला हो जाता है चीज़ों में। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है फीचर की दो एंड रिटेल प्राइस है, इसे फिक्स करा जाएगा स्टेट और यूटीज के द्वारा, है ना। पूरा कुछ देखेंगे ना, क्या मार्जिन है होल सेलर्स का, रिटेलर्स का, क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, है ना, क्या लोकल टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, सब कुछ देख दबा के यहाँ पे एंड रिटेल प्राइस को फिक्स करा जाएगा। उसके बाद ये जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसका जो कंट्रोल ऑर्डर है 2015 का, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर है 2001 का, है ना, ये स्टिपुलेट करते हैं कि स्टेट और यूटी की जो सरकारें हैं, ये जो भी बेनिफिशरीज की लिस्ट हैं उसे हर साल रिव्यू करें, है ना। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, लेकिन उनके नाम का राशन चला करता है, चला करता है, चला करता है, तो इसलिए हर साल रिव्यू करने की बात है। और आखिरी में ये कि भाई प्रोविजंस जो आपकी TPDS कंट्रोल ऑर्डर 2015 के अंदर दी गई हैं वो वायलेट ना हो, और आपकी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की 2016 के अंदर 2013 के अंदर जो प्रोविजन दी गई हैं वो वायलेट ना हो, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस प्लान स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑन एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ TPDS ऑपरेशंस ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। इसमें ये आपका स्टेट्स और यूटीज के साथ कॉस्ट शेयरिंग बेसिस के उस पर ये करेगा। तो देखो भाई, जब चीज़ें में टेक्नोलॉजी आ जाती है तो थोड़ा सा करप्शन यहाँ पे बचता है, और ये भी यहाँ पे देखा जा रहा है। फिर नेक्स्ट मिनिस्ट्री की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अब शॉर्ट फॉर्म में इसको MCA बोलेंगे, तो आगे में जितनी बार भी MCA बोलूँ समझ जाइएगा कि इसी मिनिस्ट्री की बात हो रही है। तो कौन सी स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं देखते हैं। सबसे पहली स्कीम है MCA 21 प्रोजेक्ट। अब ये क्या है? ये देखिए, ऐसा पहला मिशन मोड गवर्नेंस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी दूसरे नंबर पे समझो सीन क्या है कि इससे क्या होगा कि इजी और सिक्योर एक्सेस आप पा पाओगे इन MCA की सर्विसेज का टू द कॉर्पोरेट एंटिटीज, प्रोफेशनल्स एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फिर समझिए कि जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं या भारतीय नागरिक हैं, वो आसानी से और सिक्योर तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनकी सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में MCA 21 3.0 को लॉन्च किया जाएगा, और ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट है ना। टेक्नोलॉजी के को ज़्यादा इसको ध्यान में रख के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है ताकि इन्फोर्समेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और प्रमोट करे, प्रॉपर इन्फोर्समेंट मजबूत हो सके, यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़िया हो सके, और साथ में जो प्रॉपर इंटीग्रेशन और डेटा एक्सचेंज हो सके रेगुलेटर्स के बीच में। तो अच्छी बात है। अब इसमें एडिशनल मॉड्यूल रहेगा एजुडिकेशन, कंसल्टेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम का, साथ में MCA लैब का भी। अब MCA लैब क्या है? कुछ ना कुछ नई चीज मैम आप बता देती हैं। देखिए, MCA लैब के अंदर कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट्स होंगे, वो मदद करेंगे MCA को इस बात में इंश्योर कराने में कि भाई अच्छा और सही रिजल्ट निकल के आए इन सारे की मॉड्यूल्स के माध्यम से, है ना। जो आपका ये कॉर्पोरेट इकोसिस्टम है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही सही हो, इसके लिए मदद करेंगे ये MCA लैब के कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट्स।
उसके साथ यहाँ पे इसके अंदर जो है एक कॉग्निटिव चार्ट बॉट इनेबल्ड हेल्प डेस्क भी होगी। देखा ना आपने वो जो जब भी आप किसी की साइट खोलते हैं तो एक बॉट आता है, उसमें आप क्लिक करेंगे हाय हे मे आई हेल्प यू, तो उसमें खूब सारे ऑप्शंस आने लग जाएंगे। तो ऐसे ही एक बॉट इनेबल्ड हेल्प डेस्क भी हो गया। उसके साथ यहाँ पे मोबाइल ऐप्स भी रहेंगी, इंटीग्रेटेड यूजर डैशबोर्ड भी रहेगा। तो यूजर का एक्सपीरियंस, ये जो UI और UX टेक्नोलॉजी में है वो भी बढ़ेगा, और प्रॉपर डेटा जो है वो APIs के थ्रू यहाँ पे आपका जो है डिसेमिनेट मतलब फैल सकेगा, दिया जा सकेगा। तो ये हमने MCA 21 प्रोजेक्ट की बात करी। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट फिलहाल इस पार्ट के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो है LLP सेटलमेंट स्कीम 2020। अब LLP का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए क्या होता है, ताकि आगे मैं यूज करूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक, समझ गए? तो इसे बोलते हैं LLP। अभी क्या है कि मामला ये है कि LLP सेटलमेंट स्कीम 2020 यहाँ पे अलाउ करती है वन टाइम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। किसको प्रोवाइड करती है, किसको अलाउ करती है? जो डिफॉल्टिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उनको, ताकि जो भी इनके पेंडिंग कंप्लायंस रह गए हैं उनको पूरा कर सके, और कोई एडिशनल फीस नहीं देनी पड़ेगी इसके लिए मोरेटोरियम पीरियड के टाइम पे। आप ये पहले समझ लो कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का मतलब क्या होता है। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का मतलब ये होता है कि कोर्ट हो गए या रिस्पेक्टिव अथॉरिटी हो गई, वो सूट को एक्सेप्ट या एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी एक लिमिटेड पीरियड के बाद, ठीक है? तो ये होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले जो है दिया जाएगा डिफॉल्टिंग, जो भी डिफॉल्टिंग मतलब जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है डिफॉल्ट कर गई है उसको दिया जाएगा, ताकि जो बचा कुचा उनका कंप्लायंस है वो कंप्लीट करें, और उसमें कोई एडिशनल चार्जेस वगैरह इनको नहीं देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा मोरेटोरियम पीरियड के टाइम पे, ठीक है? अब जो ये LLP है मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये हाइब्रिड होती है। अब हाइब्रिड किसकी होती है ये? इसमें पार्टनरशिप फर्म और कंपनी एक तरीके से मिला जुला मामला है ना? तो इसमें जो है क्या होता है कि इनमें कम कंप्लायंस होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तभी इनका नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। और इससे क्या होता है कि भाई मेकिंग इट सॉर्ट आफ्टर बिजनेस स्ट्रक्चर, बढ़िया आफ्टर बिजनेस स्ट्रक्चर इसमें बनता है। अब देखो लिमिटेड लायबिलिटी आप समझ रहे हो ना, लायबिलिटी फुल लायबिलिटी क्या होती है अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो, है ना? तो आपकी कंपनी लायबल कितना कितना देने के लिए है, तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये एक अलग खुद में कॉन्सेप्ट है, फिलहाल इतना कुछ समझ लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये वाला पार्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS and join my membership to enjoy the various perks. Also if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS, and Twitter, Instagram and Telegram, all the link are in description box. Thank you so much. Have a nice day.